यस। तो हम mRNA की बात कर रहे थे, है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए में हमने क्या क्या पढ़ा था, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। तो जेनेटिक mRNA होगा या नहीं होगा? आरएनए दो तरीके के होते हैं, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। बात को समझना, जेनेटिक मतलब जो, जेनेटिक किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जनरली कौन ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कौन करेगा, डीएनए। अगर सेल में डीएनए नहीं है ना, तब आरएनए उस काम को करेगा। तो एकदम से आरएनए जेनेटिक मटेरियल तभी काम करेगा जब डीएनए एब्सेंट है। लेकिन बाकी नॉन जेनेटिक का मतलब ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगे एक जनरेशन से दूसरे में, बल्कि उसकी प्रोटीन वगैरह बनेगी। लाइट की कटौती चल रही है, देश में ऊर्जा का भारी संकट आ चुका है, पता होगा ये बात। कोयला खत्म होने वाला है ना, तो इसलिए बिजली बचाओ। mRNA, rRNA और tRNA, वो होता है, अभी बताऊंगी। hnRNA, snRNA सारे होते हैं, ये नॉन जेनेटिक है। बात समझ में आई? यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। ठीक, ये प्रोटीन बनाने में काम आएंगे, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर है ऐसा नहीं है। जेनेटिक आरएनए जो होता है, मतलब होता आरएनए ही है, लेकिन जब वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगे, समझ लो, आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे तो वो क्या हो जाएगा, जेनेटिक आरएनए। ठीक, और जेनेटिक आरएनए कब, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कब करेगा, जब डीएनए एब्सेंट होगा। बस इतना सा केस है। बाकी जितने भी होंगे ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहे ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं, सोमैटिक एंड जर्म सेल या जेनेटिक, है ना। हाँ, जेनरेटिव सेल, हाँ इसी को हम जर्म सेल भी कह देते हैं, पर वो जर्म से फिर बच्चे वो पेप्सोडेंट वाला लेके बैठ जाते हैं ना। हाँ, तो कुल मिला के सोमैटिक जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और जर्म सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब सीधी सी बात ये है कि देखो भाई, mRNA, rRNA, tRNA ये सब मिलेंगे ना सोमैटिक सेल में भी, तो ये तो जेनेटिक का तो काम कर नहीं रही, लेकिन मिलेगा, तो ये नॉन जेनेटिक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट वायरस की, वायरस के अंदर तो है ही सिर्फ आरएनए, डीएनए है ही नहीं, ओनली आरएनए है। अब वो प्लांट वायरस के कैरेक्टर को लेकर के दूसरे प्लांट वायरसेस बनाएगा, तब वो आरएनए क्या बोला जाएगा, जेनेटिक आरएनए। आज समझ आ गई? सिंपली जो आरएनए है वो डीएनए से बनेगा, और डीएनए से एक बार इसी तरीके का बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया इसके हिसाब से। अब ये आरएनए अलग हो गया, है ना। अब इस आरएनए की अब फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, यानी ये सिंपल ऐसे लीनियर सीक्वेंस में रहेगा तो एमआरएनए बोल दिया हमने इसको। अगर यही जो स्ट्रैंड था वो इस तरीके से कॉइल हो गया, एक ही स्ट्रैंड है, ध्यान देना, चौक उठाई भी नहीं है एक बार, कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टीआरएनए। कौन सा था, तो एक ही ना, ऐसे रहा तो एमआरएनए, अगर ऐसे चेंज हो गया टीआरएनए, और अगर यही आरएनए किसमें, राइबोसोम के साथ फिक्स हो गया, बहुत ज्यादा राइबोसोम के चारों तरफ, तो आरआरएनए। क्लियर हुई बात? सबसे ज्यादा वही है ना, लेकिन न्यूक्लियोलस के अंदर पड़ा हुआ रहेगा वो ज्यादातर, न्यूक्लियस के अंदर, बाहर आने का कोई मतलब नहीं उसका। दूसरी चीज, एमआरएनए प्रोकैरियोटिक में है तो सीधे बन जाएगा, अगर ये यूकैरियोटिक सेल में है
तो न्यूक्लियस के अंदर तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बाहर आना है तो कैप और टेल आनी पड़ेगी, है ना। तो फिर 5' पर अगर कैप आ गई और 3' पर टेल आ गई, तो इस कंडीशन में अभी ये क्या हो गया, HNRNA, हेट्रोजीनस RNA, कैप और टेलिंग हो गई उसकी। फिर बाहर आकर के आगे के फंक्शन करने लगेगा, मॉडिफाइड हो गया mRNA। अब समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कौन सा है और नॉन जेनेटिक कौन सा है। जब डीएनए सेल में नहीं है तो ये जेनेटिक काम करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेगा कैरेक्टर्स को, तब इसको जेनेटिक बोल दिया। केवल प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे नॉन जेनेटिक कह दिया। बस इतनी सी बात। कोई डाउट? चलो फिर आगे टीआरएनए बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस है, हाँ ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है ना। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें है, तो ये 5X174 है, ये मेन है। बाकी और भी होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी डिस्कवर नहीं की गई है, अभी डिस्कवर करेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इसी में मिलेगा, औरों में भी मिलता है, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस वगैरह है, तो वो प्लांट वायरस है, लेकिन उसमें आरएनए डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में मिल जाता है, कई बार मिलता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा मेलवेडोगाइनी, एक निमेटोड कंडीशन है, वो डिजीज कॉज कर देता है, तो उसमें आरएनए हम अलग से डालते हैं, वो उसके आरएनए और हमारा इंजेक्टेड आरएनए जो है वो पेयरिंग कर जाते हैं, उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है, तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगी, ठीक है। तो ये बताओ लास्ट आप लोगों ने क्या लिखा था, मोनोसिस्ट्रोनिक इन कहाँ कहाँ मिलेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक? सिस्ट्रोन क्या होता है? ओहो, बिना बिना मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ा दिया, आप ऐसा कह रहे हो? लिखाया नहीं था? देखो एक बार बात, ठीक 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 ठीक, बात समझो। ये mRNA है, ठीक है। और आरएनए में क्या होगा, जहां 5th कार्बन पर फॉस्फेट होगा 5' एरिया, और 5' एरिया को क्या बोल देते हैं, कैप, है ना। और ये कैप भी क्या होता है, मिथाइलेटेड जी कैप होती है, मिथाइलेटेड जी कैप होती है ग्वानोसिन, और मिथाइलेटेड क्योंकि उसके ऊपर CH3 आ जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, नॉन कोडिंग, कुछ रीजन ऐसा होगा जो नॉन कोडिंग है, जो कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोडिंग का मतलब इसके ऊपर जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे उसके बेसिस पर क्या होगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे ऊपर, और अमाइनो एसिड्स को लाएगा कौन यहाँ तक, टीआरएनए, है ना। तो ये सारी प्रोसीजर है। उसके बाद ये जो एरिया है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, एक्चुअल जीन, इसी को बोलते हैं, क्या बोल देंगे, सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन का मतलब वो पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा, प्रोटीन कोडिंग की इंफॉर्मेशन इसी एरिया में है, बस इसमें यहाँ से, बाकी फिर नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है। उसके बाद फिर इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे एडिनोसिन एडिनोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, तो उस केस में से क्या बोल देंगे, पॉली ए टेल। क्लियर हो गई बात। अब बात ये है कि ये सिस्ट्रोन क्या होता है, ये सिस्ट्रोन का मतलब हो जाएगा the reason which is responsible for protein synthesis or coding is called सिस्ट्रोन, ठीक है। अगर ये एक ही हो, एक ही है, सिंगल है, और ये एक ही प्रोटीन बना रहा है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन हो जाएगी, जो किसमें मिलेगी, यूकैरियोट्स में, ठीक है। लेकिन मोनो तो है, लेकिन मोनो में भी क्या होगा, ये पार्ट में अलग निकाल देती हूँ, ठीक है इसका, यानी जो इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट है और टर्मिनेशन कोडॉन में खत्म है, वो जो डीएनए का, वो सॉरी आरएनए का इतना सा पार्ट जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को हम सिस्ट्रोन, आ गई बात समझ में।
वही है सिस्टोन जो इनिशिएशन हमेशा AUG से ही होता है, ठीक है। अगर ये AUG स्टार्टिंग में ना के कहीं बीच में और आ जाए, दोबारा आ जाए, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये मिथियोनाइन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स हैं बहुत सारे, उसको कोड कर देगा। GUG है ना, GAG, वैलिन वगैरह वो सारे जितने भी हैं अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा। और टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, या तो UAA आ जाए, UAG आ जाए, या UGA, 3 टर्मिनेशन कोड होने, यानी ओनली दिस एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड सिस्ट्रोन। इससे पहले क्या नॉन कोडिंग है, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं होगा, यहाँ CAG इस तरीके से कुछ भी होंगे, लेकिन उनके हिसाब से वैलिड प्रोटीन अरेंज होकर के, अमाइनो एसिड अरेंज होकर प्रोटीन नहीं बना सकते, इसलिए वो नॉन कोडिंग रीजन है। यहाँ अगर राइबोसोम आ गया, फिर यहाँ से tRNA को रीड करना स्टार्ट करेगा और आगे प्रोटीन बनने लग जाएगी, तो वो एरिया क्या बोला जाएगा, कोडिंग रीजन। समझ आए? इसमें भी क्या होगा, अगर ये एक ही प्रोटीन बना पा रहा है एक बार में, एक ही सिस्टोन है, तो उसको बोल देंगे मोनोसिस्टोन। मोनोसिस्टोनिक कहाँ मिलेगा, केवल और केवल यूकैरियोट्स के अंदर। उसमें भी यूकैरियोट्स में एक स्पेशल क्वालिटी और होती है कि ठीक है भाई ये सिस्टोन है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टोन कंटिन्यू नहीं होगा, कुछ ऐसा रीजन बीच में होगा जो नॉन कोडिंग है। बीच में भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक हमने सोचा था यहाँ स्टार्टिंग है या टर्मिनेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन बन जानी चाहिए, लेकिन फिर बीच में कुछ आ गया ऐसा, तो उस नॉन कोडिंग रीजन को क्या बोलते हैं, इंट्रोन। और फिर यहाँ बीच में और आ गया, तो उसको भी क्या बोल देंगे, इंट्रोन। लेकिन जो कोडिंग रीजन है, एक्चुअल जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन रख रहा है, जिसमें परफेक्ट अमाइनो एसिड्स को अरेंज करने की कैपेसिटी है, तो फिर उसे क्या बोल देंगे, एक्सोन। इंट्रोन एंड एक्सोन आर पार्ट ऑफ सिस्टोन, रिमेंबर दैट, इतनी सी बात है बस, ठीक है। इंट्रोन और एक्सोन क्या है, सिस्टोन के ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे समझो जैसे पूरा रूम है, क्लासरूम है, लेकिन इस क्लासरूम में भी आप पूरी जगह पे थोड़ी ना बैठ सकते हो, ऐसा थोड़ी मर्जी आई कहीं भी बैठ जाओ, आपका अपना फिक्स लोकेशन है, कंडीशन है, बोर्ड वाला एरिया ही टीचर का जोन हो जाता है, इसके आगे जो भी जगह है फिर वहां बैठोगे, है कुछ गैप रह जाएगा, कोई सीट मान लो खराब हो गई, टूटी हुई है, तो फिर वहां नहीं बैठ सकते हो। तो सेम कंडीशन यार, तो क्लासरूम तो पूरा ही है ना, लेकिन उसका भी स्पेसिफिक एरिया है जो यूटिलाइज होने वाला है, जो यूज होने वाला है। ऐसे ही होता है कि सिस्टोन तो पूरा है यहाँ तक, लेकिन इस सिस्टोन में भी पर्टिकुलर एरिया जो काम में आने वाला है वो एक्सोन है, और जो नहीं काम में आने वाला है वो इंट्रोन है, ठीक है। और इसके पहले भी कुछ है और इसके बाद में भी है, न्यूक्लियोटाइड बाद में भी है, बाद में है तो वो नॉन कोडिंग आ गया, और नॉन कोडिंग के बाद फिर ये टर्मिनेशन आ गया, मतलब यहाँ पे सॉरी पॉली ए टेल आ गई फिर, और इससे पहले जो है यहाँ भी नॉन कोडिंग है, और हो सकता है इधर एक्सोन हो, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा कैप, यानी कि आरएनए पूरा का पूरा इतना हिस्सा है, लेकिन इसका भी यहाँ से स्टार्ट, जहां AUG आ गया वहां से स्टार्ट होगा, और टर्मिनेशन कोडोन UAA UGA UHAG तीनों में से कोई आ गया, इतना हिस्सा सिस्टोन बोला जाएगा। उस सिस्टोन में भी फिर प्रॉब्लम है, कहीं कोई नॉन एक्सप्रेसिव एरिया है तो वो इंट्रोन बोल दिया जाएगा, इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो राइबोसोम तो कंटिन्यू चलेगा। अच्छा राइबोसोम चलता है या mRNA चलता है, mRNA चलता है, राइबोसोम तो आगे बैठ गया बस, अब ये आगे पीछे जाएगा, राइबोसोम नहीं आगे पीछे जा सकता, ठीक। तो अब उस केस में क्या होगा कि जो राइबोसोम है वो आके अरेंज हो गया, अब राइबोसोम इसके ये आरएनए इसके ऊपर चलेगा, फिर टीआरएनए वगैरह आएंगे। तो अब एक बात बताओ, टीआरएनए को वैलिड कंडीशन मिलेगी उस हिसाब से तो वो अमाइनो एसिड लाएगा यहाँ पे, फिर इसको मिली तो यहाँ अमाइनो एसिड आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तब प्रोटीन बन रही है। लेकिन मान लो बीच में ऐसी कंडीशन आ गई
कि टीआरएनए को कुछ मिला ही नहीं, तो टीआरएनए तो छोड़ देगा इसको, तो फिर इस केस में तो प्रोटीन बननी नहीं चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, इंट्रोन को कट कर देते हैं। और इंट्रोन को कट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है ना, कटिंग ऑफ इंट्रोन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। एंड स्प्लाइसिंग को जो करता है उसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, फिर इसके आगे पार्ट्स वगैरह पढ़ोगे आप, अल्फा बीटा जो भी डेल्टा वगैरह है। फिलहाल ये बताओ, लास्ट लाइन इन्फॉर्मोसोम लिखी थी, इन्फॉर्मोसोम किसे कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देता है। दोबारा बोलो, एक जना बोलो, कोई बोलो दोबारा। गलत समझ गए तुम लोग, आधा समझ गए आधा गलत समझ गए। इन्फॉर्मोसोम, देखो भाई, अगर एमआरएनए सिंपल कंडीशन में है तो अनस्टेबल है, इसको स्टेबल ही करना है हमें, इसीलिए ये एमआरएनए किसके साथ चला जाता है, प्रोटीन के साथ, जिससे कि ये स्टेबल हो सके। और स्टेबल होने की जरूरत क्या है, जल्दी जल्दी प्रोटीन नहीं बन पा रही होगी, प्रोटीन बनने के लिए और भी चीजें तो तैयार होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि एमआरएनए तैयार हो गया और हल्ला मचाने लग गया, लाओ प्रोटीन बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे नहीं होगा ना। वो ये सोचेगा कि भाई जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी एक्टिव होने चाहिए, उनको लाने के लिए टीआरएनए भी एक्टिव होना चाहिए। अभी पूरा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं, तब जाके कोई काम हो पाता है ना। अब आपकी क्लास कोऑर्डिनेट ना करे तो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो आप समझ लो, सारी चीजें एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, यानी कि एमआरएनए अगर तैयार हो गया और बाकी कुछ तैयार है नहीं है, तो इस केस में एमआरएनए अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोटीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो जब एमआरएनए प्रोटीन के साथ ऐड हो जाता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि बिना प्रोटीन के तो वो अनस्टेबल है ही है, उसका लाइफ स्पेन बहुत कम है, 5 मिनट्स, 2 मिनट, 3 मिनट। अब मान लो और चीजें तैयार नहीं है तो वो तैयार होने, वो खुद रुक जाता है कुछ देर के लिए। तो ये चीज करेक्ट करो, आपने पहली लाइन ये लिखी होगी कि एमआरएनए इज अनस्टेबल, सो इट कनेक्ट्स विद प्रोटीन्स टू गेट स्टेबिलिटी, ये है एक्चुअल लाइन। इसीलिए तुम लोग आधा समझे, इसको सही समझो, लिखो, करेक्ट करके लिखो अगर गलत समझ लिया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, खिलाओ। देखो, आपने ये लाइन लिखी है ना, इन्फॉर्मोसोम्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसलेशन व्हेन ट्रांसलेशन इज डिलेइंग, यानी ट्रांसलेशन जब देर से हो रहा है तो ये काम करेगा। तो ये काम करेगा मतलब ये ज्यादा अपना लाइफ स्पेन बढ़ाएगा। आपने लिखा एमआरएनए आर अनस्टेबल, दे फॉर्म राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन विद प्रोटीन, तो इसमें लिखो टू गेट स्टेबिलिटी, तब ये सही समझ में, इसीलिए आधा समझ गए तुम। टू गेट स्टेबिलिटी, यही बात थी कि भाई एमआरएनए अनस्टेबल है और उसे स्टेबल होना पड़ेगा, बात पूरी लिखवा दी आपको, बस उसका कंक्लूजन है ना वो आप समझ नहीं पाए, तो उसको लिखवाना ही पड़ेगा, ठीक है। टू गेट स्टेबिलिटी। आगे लिखो, इन प्रोकैरियोट्स इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए इन प्रोकैरियोट्स mRNA is polycystonic.
पॉली, अब पॉलीसिस्टोनिक होगा तो वो क्या करेगा, बहुत सारे प्रोटीन बनाएगा, है ना। लिखो, इट कोड्स, it codes for two or more different, two or more different polypeptide chain, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन। ब्रैकेट में लिख लो, अभी याद रहता है ना, अभी सब याद रहता है, 2 मिनट बाद सब भूल जाता है, प्रोटीन, ठीक। आगे लिखे, इन यूकैरियोट्स, mRNA is monocystonic, monocystonic means it carries, codes for only one polypeptide chain. ठीक है, पॉइंट डालो, लिखो, इन प्रोकैरियोट्स, mRNA is synthesized by RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme लिखा। In eukaryotes, and in eukaryotes, mRNA is synthesized by RNA polymerase second. ठीक है, आगे लिखो इसमें, इन यूकैरियोट्स a wide variety of different genes form small nuclear RNA, न्यूक्लियर आएगा, हाँ, small nuclear RNA
called snRNA, called snRNA. एस छोटा आएगा, एस भी छोटा आएगा और एन भी छोटा आएगा, snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. And transcripts are called transcripts. ट्रांसक्रिप्ट समझते हो ना? नहीं समझते हो तो समझ लो. ट्रांसक्रिप्शन से जो बना है ना? और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? और ट्रांसलेशन, ठीक है ना? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट. And transcripts are called heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA. Clear? Called hnRNA. These are called pre-mRNA. दोनों ही pre-mRNA बोले जाएंगे. pre-mRNA, प्री पहले वाले. हेडिंग डालिए. हाँ, हेडिंग से पहले एक लाइन लिखो पहले, ठीक है? पॉइंट डाल के लिखो, है ना? हेडिंग हेडिंग. प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स आर, प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स आर processed to mature mRNA by capping, 5' capping लिखना, by 5' capping, 3' cleavage, 3' cleavage, तोड़ेंगे ना उसको थोड़ा बहुत, polyadenylation, polyadenylation, splicing, 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 methylation, इसमें अभी लिखवा देते हैं ना इसको, बाद का कौन ध्यान रखेगा, कौन झंझट पाले इतने. नहीं, ये तो हो गया. चलो ठीक है, लिखो तुम लोग, है ना? पहले लिखो कैपिंग, कैपिंग 5' कैपिंग. मैं लिखो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स,
This process involves the addition of addition of 7-methyl guanosine. नोट दिख रहा है? 7-methyl guanosine न्यूक्लियोटाइड। इसको कई बार ऐसे भी लिख देता हूँ, बोलो पूछो पूछो। हाँ वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर। हाँ हाँ, एन को ज्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, जब भी शुगर किसी के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब उसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे वो अल्फा है, बीटा है ना। यहाँ नाइट्रोजिनस बेसिस से बना है, इसलिए उसको कुछ बुक्स में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिखा मिलता है। ये बताया था, बताया नहीं था? एग्जैक्ट एन को प्रेफर करते हैं डीएनए के लिए, तो आप एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होता वो उसके बेसिस पर है कि बीटा ज्योमेट्री के बेसिस पर है ना। तो इसमें जो बात करते हैं तो एन से प्रेफर कर देते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ आया तुम्हें क्या पूछा था? कहाँ मिलेगा? यही तो कहानी है पूरी। हाँ हाँ, नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर के बीच में मिलेगा। हाँ तो वो कुछ बुक्स में एन ग्लाइकोसाइडिक लिखा मिलता है, कहीं बीटा ग्लाइकोसाइडिक है। कुल मिला के एन इसलिए क्योंकि नाइट्रोजिनस बेसिस पर, ठीक है, इसलिए दिया है, बाकी वो गलत नहीं है। तो आगे लिखो इसमें कैपिंग, 5 days कैपिंग में क्या लिखा? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine nucleotide to 5 dash and E and D वाला 2 5 dash and of RNA polymerase second transcript when it is about 25 nucleotides long. It acts करता है ACT. It acts as barrier to 5 dash exonuclease. ब्रेक, एक्सोन्यूक्लियस से टूटने से बचाएगा ना, या अटैक लिख दो, एक्सोन्यूक्लियस अटैक। रुचिका को ज्यादा एकदम अटैक सुनने के बाद ज्यादा हो गया है अटैक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो 3 dash क्लीवेज। 3 dash क्लीवेज। भाई वो अटैक करेगा तभी तो तोड़ेगा उसको, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अच्छा बस ठीक है, अब मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उसके लिए नहीं जो तुमने समझा। सही बात है कि नहीं? तुम कुछ भी समझ सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है। चलो लिखो आप 3 dash क्लीवेज।
It includes 3 dash cleavage. It includes cleavage at. It includes cleavage at 3 dash एंड होना चाहिए ई एंड. हाँ, कॉमन सेंस की बात है. कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन. 3 dash and to produce a new 3 dash end. Having 250, 250, 250. Having 250 nucleotides. Nucleotides with adenine. With adenine. By poly A polymerase enzyme. Polymerase enzyme. मतलब सीरियसनेस खत्म हो गई बिल्कुल तुम्हारी है. क्या लिखा? 250 न्यूक्लियोटाइड्स बाय पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम. देखो भाई समझो, कोई चीज आपको ऐड करनी है ना, तो पहले पुरानी वाली हटानी पड़ेगी ना. पुराना जाएगा तभी नया आएगा. ठीक है, तो ये यहाँ भी यही होगा. इसमें भी ये 5 डैश एंड नहीं 3 डैश एंड है ना. और यहाँ पर तो ठीक है भाई, ये अपन ने देख लिया कि ये mRNA बन गया. और mRNA बनने के बाद यहाँ से लगभग कितना 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो जाए वो, है ना. जब 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो गया तो अपन देख लेते हैं इधर एक मिथाइलेटेड गुआनिन आ गया कहीं, तो उसको 7 एंड पर हमने मिथाइलेटेड ऐसे कर दिया. M7 मिथाइलेटेड. M मतलब मिथाइलेटेड 7 है ना, 7 कार्बन. तो इस तरीके से इस प्रोसेस में कई बार एनर्जी भी यूज होती है ना. तो अब हमने क्या कर दिया, कैप बना दिया. कैप क्या होगा, क्योंकि इस mRNA को कहाँ जाना है, न्यूक्लियस से बाहर जाना है. और न्यूक्लियस से बाहर जो है वो लाइसोसोम्स है वहाँ. और लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वगैरह है. न्यूक्लियस वहां तो साइटोप्लाज्म है, वहां तो कुछ भी घूम रहा है, तो कोई भी इसको खत्म कर सकता है ना. तो इसलिए कैप हो गई, कैप बन गई, सेफ हो गया. अब टेल बननी है. 3 डेज एंड है, उसमें टेल बननी है. अब होगा क्या, अब इसकी तो टेल ऑलरेडी बनी हुई है ना, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ब्रेक होने से बचाना है. तो इस टेल को यहाँ से हटा दिया जाएगा. जो पहले न्यूक्लियोटाइड्स थे उन्हें हटा देंगे और यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाएंगे. वो न्यूक्लियोटाइड जिनके पास केवल एडिनोसिन ही है एज ए नाइट्रोजनस बेस. पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, मतलब जिसमें शुगर होगी, इधर फॉस्फेट होंगे और इधर एडिनाइन होगा. ऐसा फिर दूसरा और आ जाएगा. हाँ, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली ए टेल. आज समझ आ गई. तो ये लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले को हटाना पड़ेगा. और अगर नहीं हटाया तो टूट जाएगा, है ना. और यूकैरियोट्स में ही ये प्रोसीजर होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा. क्यों, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा ये प्रोसेस. क्यों, हाँ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ नहीं होगा, पक्की बात है नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इसको आपने पढ़ा अभी, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा. तो न्यूक्लियस से बाहर खतरा है, अपने सेफ जोन से बाहर जाओगे तो खतरा है, तो खतरे से लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, खतरा है या नहीं वो एक अलग बात है, वहां सेफ जोन ही नहीं है.
तो वो एडवर्ब वो होगा ही इस तरीके से। भाई सीधी सी बात है ना, जब सेफ जोन ही नहीं है तो वो पैदा ही खतरे में हुआ है, जब उसका फॉर्मेशन ही खतरे में हुआ है तो उसे तो आदत है। ठीक है, तो इसलिए वहां ना टेल बनेगी ना हेड बनेगा। हाँ सीरियस हो जाओ अब तुम लोग, आगे लिखो इसमें। स्प्लाइसिंग, हेडिंग डालो स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग लिखा, स्प्लाइसिंग में लिखो कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ इंट्रोन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन। is called splicing। ठीक है, स्प्लाइसिंग हो गया। एक इसको कई बार स्प्लाइसिंग को टेलरिंग इन द सेल भी कहते हैं। टेलरिंग हो गई, टेलर क्या करता है, पहले काटेगा फिर सिलेगा ना, जब कटा ही नहीं कपड़ा तो सिलेगा कैसे वो उसको। हाँ, तो इसलिए इसमें कटिंग और जॉइनिंग दोबारा होती है, तो इसे टेलरिंग ऑफ सॉरी टेलरिंग इन द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा टेलर कौन होगा, स्प्लाइसियोसोम। तो लिख लो इसमें, ये तुम्हारे समझने के लिए कई बार दूसरे नाम से आ जाती हैं ये चीजें, है ना। टेलरिंग इन द सेल इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग एंड टेलर इज स्प्लाइसियोसोम। देखो सब है सेल के पास। ट्रैफिक पुलिस भी होता है सेल में, होता है, होता है क्या, नहीं स्टूडेंट्स नहीं होते तो टीचर का क्या काम हुआ, इसलिए देखो सेल के अंदर टीचर होता है या नहीं होता वो बात की बात है। भाई होता है, कौन होता है टीचर सेल में, चलो बात कर ली तो यहाँ भी पहुंच। न्यूक्लियस क्या कर लेगा, न्यूक्लियस तो उस जगह की तरह है जो सबको रखता है। नहीं वो एक बिल्डिंग है बस। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर होगा कौन, डीएनए। डीएनए बोलेगा आरएनए को कि काम करो, और फिर आरएनए सारे बच्चों को कलेक्ट करेगा, सारे अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा और डिसिप्लिन में लाके प्रोटीन बना देगा। हाँ सही है। अच्छा ठीक है, अब बात को समझो, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, तुम बात ज्यादा दिमाग चला रहे हो सबके साथ, है ना। अच्छा बात तो समझ, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये कई बार देखो कुछ क्वेश्चन सीधे आते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ट्रैफिक काय का होगा, प्रोटीन का। जब प्रोटीन बनेगी तो पैक होगी, और पैक होने के बाद इधर उधर भागेगी ना, प्रोटीन को क्या पता उसे कहाँ जाना है, सेल के किसी ऑर्गेनेल में जाना है या सेल से बाहर जाना है, बनना है या डिस्ट्रॉय हो जाना है, ये भी नहीं पता होता। तो ये सब कुछ ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पढ़ा तो होगा, बस याद नहीं आ रहा। ठीक है चलो लिखो आगे, स्प्लाइसिंग लिखा। ऐसा करो स्प्लाइसिंग में अब पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा तुम्हें। अच्छा मुझे टाइम ही गलत दे रहे थे। हाँ हो गया, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।